हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त सागर हाजिर हूँ आपके सामने फिर से इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, इसके पहले मैं इकोनॉमिक्स का 3 वीडियो डाल चुका हूँ और आज का जो इकोनॉमिक्स का वीडियो रहेगा ये इकोनॉमी का लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद से मैं जो इंडियन इकोनॉमी है पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों। चलिए इस समय को ना गवाते हुए बात करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा ये बेरोजगारी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। उससे शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग कल तक गरीबी और निर्धनता तक देख चुके हैं। तो गरीबी और निर्धनता ही जब आग बहुत हद तक बढ़ जाती है तो किसका रूप ले लेती है दोस्तों? बेरोजगारी का रूप ले लेती है। तो बेरोजगारी है क्या दोस्तों? तो बेरोजगारी देश की एक आर्थिक तथा सामाजिक समस्या है। बेरोजगारी है क्या दोस्तों? देश की एक आर्थिक तथा सामाजिक समस्या है जिसके अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या का कोई भी समूह कार्य करना तो चाहता है किंतु उसे कार्य नहीं मिल पाता है। अब कार्यशील जनसंख्या क्या हो जाता है? जो 15 से 64 साल के लोग, वो क्या है कि दोस्तों काम तो करना चाहते हैं लेकिन जब उन्हें किसी भी रूप में काम नहीं मिल पाता है तो वो लोग क्या करेंगे? खाली बैठे रहते हैं। और यही चीज क्या कहलाता है दोस्तों? बेरोजगारी कहलाता है। बात करते हैं बेरोजगारी जो दोस्तों, तो बेरोजगारी दो तरह की होती है। क्या होती है दोस्तों? एक होती है छिपी हुई बेरोजगारी और एक होती है मौसमी बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी जिसे प्रछन्न या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं दोस्तों, जिसमें क्या होता है, योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाना। योग्यता के अनुसार जब काम नहीं मिल पाता है तो इसे हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, सीमांत उपयोगिता शून्य होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई आदमी जो एमए किया है वो एक क्लर्क का काम कर रहा है तो उसको योग्यता के अनुसार तो काम नहीं मिला। तो जितना उसकी एबिलिटी है, जो उसकी एबिलिटी को वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाता है, तो इस स्थिति में वो भी एक बेरोजगार ही है। तो इस बेरोजगारी को क्या कहते हैं दोस्तों? छिपी हुई या बेरोजगारी कहते हैं। और मौसमी बेरोजगारी को तो कुछ दिन काम करते हैं और कुछ दिन खाली ही बैठे रहते हैं दोस्तों, जिसमें मनरेगा के तरह मजदूरों को 100 दिन का तो रोजगार दिया जाता है। बाकी जो अब और दिन वो लोग क्या करते हैं दोस्तों? खाली ही रहते हैं। तो इस तरह से ये जो बेरोजगारी होती है मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। बात करते हैं कि जो विकसित देश है, विकसित देशों में भी दो तरह के बेरोजगारी देखने को मिलते हैं। पहला होता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे चक्रीय बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जो विकसित देश होते हैं जिसमें उसमें क्या होता है, बाजार की दशा में जब परिवर्तन हो जाता है, जो नए नए मशीनों और टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हो जाता है, तो बहुत से श्रमिक क्या हो जाते हैं दोस्तों? बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस तरह से ये भी बेरोजगारी क्या कहलाती है दोस्तों? चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। जो किन कहाँ पर होता है दोस्तों? विकसित देशों में होता है। और विकसित देशों में एक और तरह की बेरोजगारी देखने को मिलता है जिसे घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। ये क्या होता है दोस्तों? आदमी एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी में जाता है, फिर तीसरी, इसी तरह एक जो कंपनियों का एक चक्कर बनाता रहता है। ये जो उसमें क्या होता है दोस्तों, इसे घटात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा दोस्तों हमारा, फिलिप्स वर्क। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है, फिलिप्स वर्क किन के बीच के रिलेशन को दर्शाता है? तो इतना बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति, जो मनी इन्फ्लेशन क्या होता है, जिसमें जिसमें प्राइसों का मूल्य क्या हो जाता है दोस्तों, वस्तुओं की कीमत तो बढ़ जाती है लेकिन मुद्रा की भाव घट जाती है, इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो मनी का इन्फ्लेशन और बेरोजगारी के दर का बीच का जो संबंध बताता है वो कौन सा बताता है दोस्तों? तो वो फिलिप्स वर्क बताता है। ये कहता क्या है कि मध्य अल्पकाल का जो समय होता है उसमें बेरोजगारी की दर तथा मनी की इन्फ्लेशन में क्या होता है, उल्टा संबंध होता है। यदि बेरोजगारी की दर बढ़ जाएगी, बेरोजगारी की दर बढ़ जाएगी तो मुद्रा के भाव क्या हो जाएगा दोस्तों? घट जाएगा। और यदि बेरोजगारी घट जाएगी तो मुद्रा का भाव भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यही इसका रिलेशन बताता है, जो क्या बताता है दोस्तों, जो फिलिप्स वर्क होता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। भारत के अगर रिस्पेक्ट में देखें तो भारत में जो बेरोजगारी होता है वो दोनों तरह से पाया जाता है दोस्तों। मौसमी बेरोजगारी भी पाया जाता है और जो अर्दिश या प्रछन्न बेरोजगारी होती है वो भी पाया जाता है। यहाँ भी ऐसे बहुत मजदूर है दोस्तों जो कुछ समय के लिए काम तो करते हैं लेकिन कुछ समय के लिए खाली बैठे रहते हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अपनी एबिलिटी के अनुसार काम नहीं मिला है। तो भारत में मौसमी बेरोजगारी या अदृश्य या प्रछन्न बेरोजगारी दोनों तरह पाया जाता है। और इस बेरोजगारी को क्या कहते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, जो
मुख्यतः विकासशील देश जो होते हैं, जो उद्योगशील देश होते हैं, उन देशों में पाया जाता है। तो भारत के टर्म में भी बेरोजगारी को हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यही हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जी का इसको दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजना चली थी, तो हम सारी को नहीं पढ़ेंगे, वो कुछ ही इंपॉर्टेंट को पढ़ेंगे। और सारी को जो डेट याद करने का ट्रिक है दोस्तों, वो अपने चैनल पर बना कर डाल चुका हूँ दोस्तों, तो प्लीज चैनल को, प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि जो देश आजाद हुआ तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या थी दोस्तों, कि भारत देश को विकास के राह पर लाना, जिसके लिए क्या किया गया, पंचवर्षीय योजना को तय किया जाता था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था दोस्तों, तो वो उसका जो कार्यकाल था, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत ही 1951 से होती है और 5-5 साल का समय काल चलता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था दोस्तों, इसका कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। और ये किसके मॉडल पर आधारित है दोस्तों, तो हेराल्ड डोमर के मॉडल पर ये आधारित था, पहली पंचवर्षीय योजना। और बात करते दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना में किसकी प्राथमिकता दी गई थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना में जो पूरी प्राथमिकता दी गई थी, कृषि पर बहुत अत्यधिक ध्यान दिया गया था। किस पर ध्यान दिया गया था दोस्तों, कृषि पर बहुत अत्यधिक ध्यान दिया गया था। और 3 महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं को शुरुआत किया गया था। पहला जो था दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कहाँ पर है दोस्तों, सतलुज नदी पर है। और दूसरा है दामोदर घाटी परियोजना, जो कहाँ पर है दोस्तों, गोदावरी नदी पर है। और तीसरा है हीराकुंड परियोजना, जो महानदी पर है। तो इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं की शुरुआत भी किस पंचवर्षीय योजना में होती है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना में होती है। और कोई पूछे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता क्या है, किस चीज को सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है, तो पहले पंचवर्षीय योजना में क्या किया है दोस्तों, कृषि को बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। और इसमें बात किया जाए तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में दोस्तों, क्योंकि इसका कार्यकाल 1951 से 1956 तक चलता है। और इसी 1952 में क्या किया गया है दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। बात करते हैं दोस्तों अपना दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसको सेकेंड 5 ईयर प्लान करते हैं। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, अपना कार्य एक पूरा कर ली। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना जो चलाया जाता है दोस्तों 1956 से 1961 के बीच, क्योंकि 5 साल का समय ये भी लेगा जब पंचवर्षीय योजना है तो। और ये किसके मॉडल पे आधारित किया गया था दोस्तों, तो ये पीसी महालनोबिस के आधार पर, मॉडल पर आधारित था। पीसी महालनोबिस का जन्म कब हुआ था दोस्तों, 29 जून को इनका जन्म हुआ था। और इन्हीं के दिन क्या हुआ है तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे मनाया जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक, और ये पीसी महालनोबिस की मॉडल पर आधारित थी। तो जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दिया गया था दोस्तों, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता दिया गया था। किसको प्राथमिकता दिया गया था दोस्तों, उद्योग क्षेत्र को। और इसमें 3 सार्वजनिक जो लौह इस्पात के क्षेत्र थे, उनको क्या किया गया दोस्तों, विकसित किया गया। पहला जो राउरकेला जो उड़ीसा में है, वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। और दूसरा भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, वो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। और तीसरा दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो 3 उद्योग क्षेत्र है उनको विकसित किया गया। और दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता ये थी कि उद्योगों पर ध्यान दिया जाना है। अब दोस्तों बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में ही 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत की गई दोस्तों। जब क्योंकि इसका 1956 से 1961 का कार्यकाल रहता है, तो 2 अक्टूबर 1959 को क्या किया जाता है दोस्तों, राजस्थान के नागौर जिले में बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं का शुरुआत किया गया था। और इन्हीं पंचायती राज संस्थाओं का जो शुरुआत किया गया, इसे भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। और औद्योगिक नीति में हमने देखा भी था कि द्वितीय औद्योगिक नीति का जो शुरुआत होता है वो कब होता है दोस्तों, 1956 ईस्वी में होता है। इस तरह से बात करते हैं दोस्तों हम तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तो तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी दोस्तों 1961 से 1966 तक चलती है।
1961 किस पर चलती है दोस्तों? 1966 तक चलती है। और ये किस मॉडल पे आधारित था दोस्तों? तो ये सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित था। ये किस पे आधारित था? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित था। जिस तरह पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि की प्राथमिकता दी गई थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर प्राथमिकता दी गई थी, इसी तरह तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग क्षेत्र पर, कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों पर क्या किया गया है दोस्तों? ध्यान दिया गया है। और यही इसकी विशेषता है कि इसमें पहला उद्योगों पर ध्यान दिया गया और दूसरा कृषि पर ध्यान दिया गया। उद्योगों पर ध्यान देने के तहत 1965 में दोस्तों क्या किया गया? बोकारो जो है झारखंड का, वहां पर लौह इस्पात कारखाना रूस के सहयोग से खोला गया। और कृषि में क्या किया गया दोस्तों? 1965 में ही फूड कॉर्पोरेशन इंट्रोडक्शन जो कि FCI जो होता है दोस्तों, इसको क्या किया गया? गठन किया गया। और 1965 में ABC एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन भी क्या किया गया? बैठाया गया। और 1985 में क्या किया गया? CAPC कृषि कीमत तथा लागत आयोग जो बनाया गया था। इस तरह से जो तीन चार इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये किसके अंतर्गत किए गए हैं दोस्तों? तीसरी पंचवर्षीय योजना के ही तहत किए गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, लेकिन तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो क्या रही थी दोस्तों? 1961 से 1900 क्या रही थी? 65 तक 66 तक तो रही ही थी, लेकिन ये विफल रही। क्या रही दोस्तों? विफल रही। और इसका जो प्रमुख सबसे कारण क्या है दोस्तों? कि इन समय में जो भारत की स्थिति थी बहुत ही डबाडोल रही। देखिए कि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। और 1965 में क्या किया गया दोस्तों? जब अकाल पड़ा तो FCI के क्या करना पड़ा था? गठन हुआ था। तो इस तरह से जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, वो पूरी तरह से असफल हुई। और इसी के लिए दोस्तों क्या हुआ है? ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या हुआ है दोस्तों? तीसरी पंचवर्षीय योजना के खराब हो जाने के कारण, तीसरी पंचवर्षीय योजना जब असफल हो गई तो इसके कारण योजना आयोग द्वारा एक एक वर्ष की 3 वार्षिक योजना बनाई गई। और उसमें सोचा गया कि नहीं, हम लोग डायरेक्ट 5 साल के लिए प्लान नहीं बनाएंगे, एक एक साल की 3 वार्षिक योजना बनाई गई। और यही योजना क्या कहलाती है दोस्तों? ट्रिकल डाउन थ्योरी कहलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि 1966 तक तो पंचवर्षीय योजना लगातार चलती हैं, लेकिन इसके बाद से योजना अवकाश आने लगा दोस्तों। क्योंकि पहला योजना अवकाश कितना का है दोस्तों? तो जो 3 साल का एक एक साल का ट्रिकल डाउन थ्योरी था वो योजना अवकाश में आता है। तो प्रथम योजना अवकाश जो आता है दोस्तों वो 3 सालों को आता है। और वो कब से कब तक आता है दोस्तों? 1966 से लेकर 1969 तक आता है। वो कब तक आता है दोस्तों? 1966 से लेकर 1969 तक आता है। और ये 3 वर्षों के लिए आता है। इसमें जो प्राथमिकता थी दोस्तों, इसमें जो प्रथम योजना अवकाश, इसमें प्राथमिकता क्या था? कि कृषि की दर में जो उत्पादन हो रही है उस उत्पादन को वृद्धि करना। 1900 उत्पादन में क्या करना दोस्तों? वृद्धि करना। और इसी प्रथम योजना अवकाश के तहत ही क्या किया गया था दोस्तों? 1966-67 में हरित क्रांति जो भारत में MS स्वामीनाथन ने लाया था, इसका आरंभ किया गया, जिससे कृषि की उत्पादकता जो गेहूं और चावल की थी उसमें क्या हुआ है दोस्तों? बहुत ही ज्यादा लाभान्वित हुआ। अब इसमें दूसरा बात क्या हुआ है दोस्तों? मुद्रा का अवमूल्यन इसमें किया गया। मनी को जो डेवलेशन किया गया था वो 3 बार किया गया है। वो कब कब दोस्तों? 1949, 1966, 1951। तो ये जो देखते हैं दोस्तों, कुछ भी महत्वपूर्ण बातें थी तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो विफल हुई थी। तो जो योजना अवकाश दिया गया था 1966 से 1969 के तहत, उसकी बातें थी। अब बात करते हैं हमारे इसके बाद से 19 जब 3 ट्रिकल डाउन थ्योरी पूरी हो जाती है तो फिर से पंचवर्षीय योजना का शुरुआत होता है। और फिर हमारा कौन सा पंचवर्षीय योजना चालू होता है दोस्तों? जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसकी होती है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1969 से 1974 तक चलती है। और इसमें जो बात किया जाता है दोस्तों, किसकी प्राथमिकता दिया गया है? तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल। पहले जो तो क्या होता था कि कृषि, पहले में कृषि, दूसरा में उद्योग और तीसरा में कृषि उद्योग दोनों पर। लेकिन जो चौथे में जो प्राथमिकता दिया गया है दोस्तों कि जो आर्थिक विकास हम लोग कर रहे हैं उसमें स्थिरता आना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज विकास हो कल विकास खत्म हो जाए। इसका जो एम बनाकर दोस्तों ये क्या किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना को तैयार किया गया था। और ये किस मॉडल पर आधारित था दोस्तों? तो ये गॉडमिल मॉडल पर दोस्तों आधारित था दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि जो चौथा पंचवर्षीय योजना था दोस्तों वो गॉडमिल मॉडल पे आधारित है। किस पे आधारित है दोस्तों? गॉडमिल मॉडल पे आधारित था। और इसके अंतर्गत क्या किया है दोस्तों? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है दोस्तों? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है।
इस तरह से जो दोस्तों देखते हैं। अब अगली जो पंचवर्षीय योजना आती है दोस्तों, वो आती है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना इसका कार्यकाल तो होना चाहिए 1974 से 1979 तक, लेकिन ये अपने समय से एक साल पहले ही खत्म हो जाती है। यानी ये 1978 में ही इसे क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और ये किस मॉडल पे आधारित है दोस्तों, तो डीपी धर मॉडल पे आधारित है। पांचवी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है दोस्तों, डीपी धर मॉडल पर आधारित था। और पांचवी प्रतिशत जो कि प्रायोरिटी थी, जो प्राथमिकता थी, तो ध्यान रखिएगा पांचवी बार में पूछा जाता है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना दोस्तों इंदिरा गांधी के समय काल में चलाया गया था। और इसका जो प्रमुख प्राथमिकता क्या था दोस्तों, कि गरीबी उन्मूलन पर बल, गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। और गरीबी उन्मूलन, गरीबी को हटाने पर सबसे ज्यादा प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था दोस्तों, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसमें दोस्तों क्या होती है कि इसमें जो प्रमुख विशेषताएं हैं दोस्तों, तो 1975 में दोस्तों क्या होता है, जो गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है और रूस से 20 सूत्रीय समझौता किया जाता है। कि रूस से 20 सालों के लिए क्या होता है, 20 सूत्रीय जो कार्यक्रम होता है रूस के साथ किया जाता है। वो दो इसके इस पंचवर्षीय योजना की क्या थी दोस्तों, प्रमुख विशेषताएं थी। और दोस्तों बात करते हैं कि पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आगे जो फिर योजना अवकाश आता है दोस्तों 2 सालों के लिए, 1978 से 1980 के लिए। ये जो द्वितीय योजना अवकाश है, इसे अनवरत योजना बोला जाता है। और इसके प्रतिपादक कौन थे दोस्तों, डीटी लक्कड़वाला। ये कौन थे दोस्तों, डीटी लक्कड़वाला इस अनवरत योजना की 2 साल के लिए बनाया गया था। इसके दोस्तों क्या थे, प्रति पादक थे। अब बात करते हैं दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना की। तो छठी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है दोस्तों 1980 से 1985 तक चला था वो, क्योंकि इसके बाद से पांचवी पंचवर्षीय योजना 1978 में ही खत्म हो गया दोस्तों। और 2 सालों का अनवरत योजना चलाया गया, फिर से तो 1980 हो गया दोस्तों। तो 1980 से जो 1985 का चलता है वो छठी पंचवर्षीय योजना चलता है। और ये किस मॉडल पर आधारित है दोस्तों, तो आगत एवं निर्गत मॉडल पर आधारित था। किस पर आधारित है दोस्तों, आगत एवं निर्गत मॉडल पर आधारित था। बात करते हैं जो सातवीं पंचवर्षीय योजना की दोस्तों, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है दोस्तों 1985 से 1990 तक आता है। 1985 से 1990 तक आता है दोस्तों। और प्राथमिकता किसको दी गई है दोस्तों, रोटी रोजी और उत्पादकता पर बल। जो मानव की दैनिक आवश्यकताएं हैं और उसकी उत्पादकता पर कुछ बढ़ा दिया जाए, ये किस पंचवर्षीय योजना में किया जाता है दोस्तों, तो ये सातवीं पंचवर्षीय योजना में किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों जो द्वितीय योजना जो अवकाश होता है, तो 1980 में जो अनवरत योजना चली थी 1978 से 1980 के लिए, तो वो तो द्वितीय योजना नहीं था दोस्तों, अनवरत जो भी योजना होगा कह सकते हैं। लेकिन द्वितीय योजना अवकाश कब किया गया है दोस्तों, 1990 से 1992 तक। इसके बाद से पंचवर्षीय योजना लगातार चलेंगी, इसके बाद से कोई अवकाश नहीं है। तो 1990 से 1992 तक क्या किया गया दोस्तों, द्वितीय योजना अवकाश किया गया है। और इसकी विशेषताएं क्या है दोस्तों, तो इसमें बहुत से आर्थिक सुधार हुए हैं। किस तरह दोस्तों, एलपीजी नीति को लाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, लाइसेंस प्रणाली को कुछ खत्म किया गया 3-4 उद्योगों को छोड़कर, और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया। इस तरह से इस जो द्वितीय योजना अवकाश होता है दोस्तों, इसमें बहुत से ज्यादा आर्थिक सुधार होते हैं। तो इसका जो यही है दोस्तों प्रमुख विशेषता है। इस तरह से बात देखते हैं दोस्तों जो आठवीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, तो इसका जो कार्य 1992 तक, 1990 से 1992 क्या होता है दोस्तों, ये द्वितीय योजना अवकाश होता है। अवकाश कब कब है दोस्तों, 1966 से 1969 तक है। फिर 1978 से 1980 में हुआ है, फिर 1990 से 1992 में। और यहाँ अब 1992 से जो हमारी पंचवर्षीय योजना है वो लगातार चलेगी। तो जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों 1992 से 1997 तक रहता है। और ये जो होता है आठवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों, ये सबसे सफल योजना मानी जाती है। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, ये सबसे सफल योजना मानी जाती है। और इसमें किस पर ध्यान दिया जाता है दोस्तों, तो इसमें मानव संसाधन के विकास पर, इसमें मानव संसाधन के विकास पर ही क्या किया जाता है दोस्तों, सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। और बात करते हैं दोस्तों जो 1997 में आठवीं पंचवर्षीय योजना खत्म हो जाती है, तो 1997 में जो आती है दोस्तों नौवीं पंचवर्षीय योजना आता है। क्या आता है दोस्तों, नौवीं पंचवर्षीय योजना आता है जो 1997 से 2002 तक चलता है। कब तक चलता है दोस्तों, 2002 तक चलता है। और इसमें किसको प्राथमिकता दिया गया है दोस्तों, तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास किसमें दिया गया था दोस्तों, जो चौथा पंचवर्षीय योजना था उसमें भी यही बोला गया था कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करेंगे। फिर से वही प्राथमिकता किसमें दिया गया है दोस्तों, जो नौवा पंचवर्षीय योजना है उसमें भी वही प्राथमिकता दिया गया है दोस्तों। अब बात करते
हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की दोस्तों, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, उसका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहता है। और इसमें किस पर बल दिया गया है दोस्तों? समावेशी विकास पर बल दिया गया है। समावेशी विकास का बल हर कास्ट के लोगों का विकास, हर वर्ग के लोगों का विकास एक साथ हो, इस विकास पर क्या किया गया है दोस्तों? 10वीं पंचवर्षीय योजना पर प्राथमिकता दिया गया है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है, इसका कार्यकाल दोस्तों 2007 से 2012 तक रहता है। और ये क्या होती है दोस्तों? जो इसमें विकास दर जो क्या होती है दोस्तों, 7.9% आता है। और अब तक की जितनी पंचवर्षीय योजना चली है उनमें सबसे कोई ज्यादा सफल योजना रहा है तो 11वीं पंचवर्षीय योजना रहा है। कि सबसे अधिक विकास दर किसमें पाया गया है दोस्तों? वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में पाया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपनी अंतिम पंचवर्षीय योजना की दोस्तों, तो जो वो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, जिसका काल 2012 से 2017 तक रहता है दोस्तों। और इसमें किस पर प्राथमिकता दिया गया है दोस्तों? तो सर्वाधिक व्यय सामुदायिक सेवा पर, सामुदायिक सेवा, लोगों की सेवा पर जो है सबसे अधिक ध्यान दिया गया है किस योजना में दोस्तों? 12वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों। इस तरह से हमारी पूरी पंचवर्षीय योजना 1 से 12 तक हमने देख लिया। और वर्तमान समय में 2017 में क्या बात जो खत्म है, 2015 में क्या कर दिया गया है दोस्तों? पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर नीति आयोग को ला दिया गया है। अब पंचवर्षीय योजना नहीं चलती है, अब नीति आयोग जो होता है दोस्तों, नीति आयोग को मैं वीडियो बनाकर डालूंगा क्या होता है तो दोस्तों। अब बात करते हैं, इस तरह से पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई और इसके जगह पर नीति आयोग अपना काम करने लगा। अब बात करते हैं कि जो कुछ प्रधानमंत्री द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं को चलाया गया है, इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो जो भी एग्जाम के रिलेवेंट से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। बात करते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा एक मुख्य योजना चलाई गई दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दोस्तों क्या किया गया, जिसको इसका थीम है कि इसको माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी भी कहा जाता है दोस्तों। अब इसमें क्या किया गया दोस्तों? मुद्रा बैंक की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में क्या किया गया है दोस्तों? मुद्रा बैंक की स्थापना की गई है। और इसकी जो हो स्थापना है दोस्तों, असंगठित व्यापार के क्षेत्र में कर, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? असंगठित क्षेत्र में व्यावसायिक कर्ज उपलब्ध कराना। जो मान लो छोटे बड़े लोग हैं जो कर्ज लेना चाहते हैं, उनको कर्ज या लोन उपलब्ध कराना, ये किसके अंतर्गत क्या गया है दोस्तों? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? हम विभिन्न तरह से लोन ले सकते हैं। जैसे में क्या होता है दोस्तों? शिशु कर्ज होता है, जो छोटे पैसे के लिए होता है, वो 50,000 रुपए तक मिल सकता है। और जो किशोर कर्ज होता है दोस्तों, वो 5 लाख रुपए तक लोन ले सकता है। और तरुण कर्ज होता है दोस्तों, वो 10 लाख रुपए तक का जो लोन का व्यवस्था किया गया है, वो किसके तहत किया गया है दोस्तों? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ही किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका जो कुछ और भी योजना किया गया है दोस्तों, जो स्टार्टअप योजना है, जिसको क्या किया गया है दोस्तों? नए उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 योजनाओं को इसे किया गया है। स्टार्टअप क्या किया गया है दोस्तों? जनवरी 2016 में। और स्टैंड अप दोस्तों क्या किया गया? अप्रैल 2016 में किया गया। जो स्टैंड अप योजना है, ये मुख्यतः SC ST महिलाओं के लिए किया गया है। और जो स्टार्टअप योजना है दोस्तों, जनवरी 2016 में किया गया है। इसका जो ये दोनों जो स्टार्टअप और स्टैंड अप योजना है, ये नए उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ये किसको देने के लिए किया गया है दोस्तों? नए उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। लेकिन जो स्टैंड अप योजना है, इसमें मुख्यतः SC ST की महिलाओं के लिए किया गया है। और स्टार्टअप में दोस्तों सभी के लिए है। तो स्टार्टअप योजना कब आती है दोस्तों? जनवरी 2016 में आता है। और स्टैंड अप योजना कब आता है दोस्तों? अप्रैल 2016 में आता है। बात करते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट योजना है दोस्तों, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत दोस्तों 2014 में किया गया है। और इसका जो क्या है, विनिर्माण व्यवहारिक रूप में सफल बनाना। और इसका सिंबल क्या है दोस्तों? मेक इन इंडिया का जो सिंबल क्या है, जो है चित्र क्या है दोस्तों, चिन्ह क्या है, तो वो लायन है। जो भी हथियार, जो भी नई टेक्नोलॉजी बन रहा है दोस्तों, जो किसके तहत बनता है? मेक इन इंडिया के तहत ही बन रहा है। अगला जो 5वीं प्रमुख योजना की बात करते हैं दोस्तों, तो वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है। दीनदयाल जो ग्राम उपाध्याय ज्योति योजना है, ये किससे संबंधित है दोस्तों? विद्युत से संबंधित है।
और भी कुछ इंपॉर्टेंट योजना जुड़ी है, जैसे सौभाग्य योजना, घर घर को बिजली से जोड़ना, उजाला योजना, एलईडी बल्ब का उपयोग करना। उज्ज्वला योजना में क्या किया गया है दोस्तों, ऊर्जा के वितरण को बढ़ावा दिया गया है। और उदय योजना दोस्तों क्या किया है, विद्युत वितरण कंपनी में सुधार। जब विद्युत वितरण कंपनियां होती थी इस तरह से सुधार किया जाता था। तो इस तरह की जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं इनको भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। आने वाले एग्जामों में इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों छठा जो होता है परिवहन से संबंधित योजनाएं जो आती थी दोस्तों। तो परिवहन जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित है इसमें भी तीन योजनाओं को शामिल किया गया है। पहला सड़क परिवहन, रेलवे और जल परिवहन। जल परिवहन में क्या किया गया है दोस्तों, सागर माला और नमामि गंगे परियोजना शुरू किया गया है। और रेलवे में क्या किया गया है दोस्तों, समर्पित माल भाड़ा गलियारा जो है हर मालगाड़ियों को एक जगह दूसरी जगह जोड़ने का काम किया गया है दोस्तों। और सड़क परिवहन में क्या किया है दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाया गया है दोस्तों, जिसमें क्या किया गया है, ग्राम स्कूल और अस्पताल को, ग्राम स्कूल और अस्पताल को आपस में जोड़ने का जो काम किया गया है दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया गया है। जिसके अंतर्गत और एक अलग भी योजना सड़क परिवहन के लिए चलाया गया है दोस्तों, जिसे भारत माला कहते हैं। इस भारत माला में क्या किया गया है दोस्तों, 540 जिलों को नेशनल हाईवे से जोड़ा गया है। भारत माला योजना में क्या किया गया है दोस्तों, 540 जिलों को नेशनल हाईवे में जोड़ा गया है। इस तरह से बात करते हैं कि दोस्तों ये हमारा जो प्रमुख योजनाएं सफल हो जाती हैं देख लिए। अब बात करते हैं कुछ फुल फॉर्म की दोस्तों। तो एचडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ग्रॉस डिप्लोमेटिक प्रोडक्ट। और एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, सैचुरेटरी लिक्विड रेशियो। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या क्या होता है दोस्तों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। ओएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सीआरआर का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जीएसटी का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए दोस्तों धन्यवाद। इस तरह से ये हमारा आज का इकोनॉमिक्स का जो वीडियो है दोस्तों वो जो खत्म हो गया। अब आने वाले समय में हम दोस्तों कोई नए टॉपिक के साथ आएंगे। चलो दोस्तों पढ़ते रहिए, ध्यान से दोस्तों रहिए। अगर आपको कोई कमेंट करना है, राय देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।